Hello friends, welcome back in my another lecture. Today I'm going to start with transportation problems, right? So let's start. How the question rises first of all that how transportation problem arises or come into the existence, right? Means such problem arises when we want to transport some product, right, from several sources to several destinations. उन several sources को हम बोलते हैं origin भी बोलते हैं, origin भी बोलते हैं और supply भी बोलते हैं। उन sources को supply भी बोलते हैं और capacity center भी बोलते हैं, capacity सेंटर्स, राइट, एटसेट्रा, ये बोलते हैं। और यहाँ से हम प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टू सेवरल सिंक्स। सिंक्स मीन्स डेस्टिनेशंस, या तो सिंक्स को हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, डिमांड भी बोलते हैं, डेस्टिनेशन, डिमांड, या हम बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट सेंटर्स एटसेट्रा। सो जब भी आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सेवरल सप्लाई और सोर्सेज टू सेवरल डेस्टिनेशंस, राइट, सो दैट्स वाई इन सच सिचुएशन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स अराइजिंग। जनरल में हम मैथमेटिकली कैसे देते हैं, जनरल लेट देयर बी, मान लो हमारे पास एम सोर्सेज हैं, देयर बी एम स्मॉल एम सोर्सेज, उनको नाम दे रहा हूँ मैं S1, S2 एंड SM, और इन सभी सोर्सेज पर हमारे पास क्या है, हैविंग ए आई, और इसमें जो आई वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू M, बिकॉज M सोर्सेज है तो M सप्लाई भी होगी, हैविंग इतने यूनिट्स ऑफ सप्लाई रिस्पेक्टिवली। मीन्स S1 सोर्स पर सप्लाई A1 यूनिट है, S2 सोर्स पर सप्लाई A2 यूनिट इन दिस वे, राइट, एंड दीज टू बी ट्रांसपोर्टेड अमंग N, हमारे पास N डेस्टिनेशन है, स्मॉल N डेस्टिनेशन, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ D1, D2 और DN, और इन डेस्टिनेशन पर कुछ डिमांड होगी विद BJ, इसमें जो J वेरी कर रहा है दैट इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू N, इन विद J इतने डिमांड्स है रिस्पेक्टिवली। सो D1 डेस्टिनेशन पर डिमांड B1 है, सिमिलरली D2 डेस्टिनेशन पर डिमांड B2 है, इन दिस वे कंटिन्यू, राइट। ये तो हुआ सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन, M सोर्सेज एंड N डेस्टिनेशन। फिर नेक्स्ट हमारे को चाहिए नेक्स्ट CIJ आर इन सबस्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ शिपिंग 1 यूनिट ऑफ सप्लाई फ्रॉम सोर्स I टू डेस्टिनेशन J, source I to destination J. For each route there are different routes in the transportation matrix or transportation table, right? So further, if XIJ, ये तो हुई कॉस्ट। अब कितने यूनिट कहाँ से, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पर शिफ्ट हो रहा है, राइट। सो XIJ इज द नंबर ऑफ यूनिट टू बी शिफ्ट पर यूनिट फ्रॉम सोर्स I टू डेस्टिनेशन J। जनरली हम सपोज कर रहे हैं सोर्स I टू डेस्टिनेशन J। सो देन क्या होता है, देन द प्रॉब्लम इज टू डिटरमिन ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल। फिर हमको ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल निकालना है, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूल सो एज टू मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल, या अल्टीमेटली हमको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमम करना है और अधिक से अधिक हमको ट्रांसपोर्ट करना है, अधिक से अधिक हमारे को प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोल दो, या उसको हम शिपिंग भी बोलते हैं, राइट। सेटिस्फाइंग सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन, जो भी सप्लाई और डिमांड हमारे को दी होगी, राइट, डिमांड कंडीशंस, दैट इज, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको मिनिमाइज करना है किसको, टोटल कॉस्ट को, उसको मैं Z लूँगा, और दिस विल बी समेशन, डबल समेशन एक I पर है
और एक J पर है. एज यू नो I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to N एंड J इज वेरिंग फ्रॉम 1 to N. दिस इज क्लियर फ्रॉम देयर. और यहाँ पर है CIJ जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग थी, और XIJ कितना यूनिट शिप हो रहा है पर रूट, राइट, पर यूनिट पर रूट. सो इन दिस वे सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कुछ कंडीशंस है सब्जेक्ट टू कंडीशंस. पहली कंडीशन है XI विच इज इक्वल टू AI, और इस केस में XIJ, और इस केस में J वेरी कर रहा है. J इज वेरिंग फ्रॉम 1 to N. ये तो हुई सप्लाई पर कंडीशंस. दूसरी आएगी एंड समेशन XIJ इज इक्वल टू BJ. इट मीन्स इस केस में I वेरी कर रहा है. I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to M. सो एज वी नो I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to M. इट मीन्स सप्लाई पर टोटल कितनी कंडीशंस बनेगी हमारे पास? M कंडीशन, बिकॉज I इज वेरिंग फ्रॉम 1 to. सिमिलरली J पर कितनी कंडीशंस बनेगी हमारे पास? N कंडीशन. सो इन द फर्स्ट वन here J is I is fixed and J is varying, right? So J is varying, that means total sum of all the units shipped that is equal to A1. जैसे I is fixed means first time I will be 1, second time I will be 2. So in this way continue. So these conditions, these are actually M condition. These condition mean supply at sources are being distributed. Supply at different sources are being distributed among all the destination center, right? और टोटल सप्लाई, फॉर एग्जांपल टोटल सप्लाई एट सोर्स 1 पर कितनी होगी? A1. तो कितना भी किसी भी रूट्स में कितना भी शिप हो तो A1 पर जितना सप्लाई होगी उसी के अकॉर्डिंग उसको हम शिप कर सकते हैं. तो टोटल सप्लाई एट सोर्स 1 is A1. Similarly total supply at source M is EM. Similarly the second in this case J is fixed, I is varying. So J fixed means first time J is 1, second time J is 2. in this way लास्ट टाइम J विल बी N. तो इसमें N कंडीशंस बनी है. तो इसका मीनिंग है सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एट द डेस्टिनेशन सेंटर, बिकॉज टोटल डिमांड ऑफ फर्स्ट डेस्टिनेशन विल बी B1, सेकंड की B2 हो जाएगी. उसी तरह mth जो nth डेस्टिनेशन होगा उसकी डिमांड कितनी है या रिक्वायरमेंट कितनी है? N. तो जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा तो उसको मिलेगा नहीं. सो टोटल सप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द sources at the destination center as per the demands. So हर एक जिस भी डेस्टिनेशन की जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम शिप करते हैं. दैट मीन्स दिस कंडीशन. सो दीज आर टोटल M एंड दीज आर टोटल M एंड दीज आर टोटल N. तो टोटल हमारे पास कितनी बनी? M + N कंडीशंस बनेगी टोटल, राइट? सो आप देख सकते हैं क्लियरली दिस इज कॉस्ट कांस्टेंट वेरिएबल जिसमें जो नंबर ऑफ यूनिट शिप हो रहे हैं. दिस इज लीनियर. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर एंड these conditions are also linear. So ये जो प्रॉब्लम है दिस इज लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की तरह ही आपके पास है. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. रीजन बीइंग ऑल द वेरिएबल्स आर लीनियर, राइट? सो दिस type of linear programming problem is called as transportation problem, right? linear programming problem means एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा दिया होगा जिसको हम z से डिनोट करते हैं वो लीनियर होगा. और जो कुछ सर्टन कंडीशंस होगी वो भी कैसी होगी आपके पास? लीनियर होगी, जिनको हम रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं. तो ओवरऑल इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, राइट? नोट नंबर 1, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिजिबल सॉल्यूशन टू द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम is total supply must be equal to total demand. इसको बोलते हैं नेसेसरी या सफिशिएंट कंडीशन. किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का सॉल्यूशन फिजिबल कब होगा? जब टोटल सप्लाई इज इक्वल टू टोटल डिमांड. दैट इज सम ऑफ ऑल द सप्लाईज एट all the each destination, each sources must be equal to sum of all the demands at each destinations, right? So summation AI must be equal to summation BI. This is small bi, summation BI, right? Note number 2, when total supply is equal to total demand means summation AI is equal to summation BI, then
problem is called as balanced ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो हम प्रॉब्लम को बोलते हैं बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। अदरवाइज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम टीपी, राइट। अदरवाइज मीन जब वैन टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल डिमांड, तो उस केस में बोलेंगे इसको अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अब ये क्या चीज होता है आपके पास, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस ट्रांसपोर्टेशन टेबल और मैट्रिक्स में एक्चुअली हम कुछ एलोकेशंस करते हैं, उनको बोलते हैं पॉजिटिव एलोकेशन। नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशंस एट एनी स्टेज of a feasible solution must be equal to नंबर, उस नंबर को बोलते हैं हम रोज प्लस कॉलम्स माइनस 1। टोटल पॉजिटिव एलोकेशन रोज प्लस कॉलम माइनस 1 की इक्वल। रोज मीन्स नंबर ऑफ रोज इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल, जो हमारे पास गिवन होता है आपके पास, एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। सो रोज एक्चुअली होती हैं सोर्सेज, और कॉलम जब हम आगे करेंगे तो कॉलम एक्चुअली मीन्स डिमांड्स, रिक्वायरमेंट्स, राइट। दिस मीन्स दिस satisfying all conditions, जो भी conditions होगी सप्लाई और डिमांड की, all conditions, right। the allocated cells, जो जहाँ पर एलोकेशन हमने की होगी थर्ड स्टेप में, the allocated cells in the transportation table having positive allocations are called as, उनको बोलते हैं हम ऑक्युपाइड सेल्स। जिस भी सेल में हमने एलोकेशन कर दी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीधा ऑक्युपाइड सेल, ट्रांसपोर्टेशन टेबल या मैट्रिक्स भी बोलते हैं, राइट। नंबर 5, when the number of positive allocations at any stage of the feasible solution is less than a number, उस नंबर को बोल रहे हैं ना रोज प्लस कॉलम्स माइनस 1। अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इस नंबर से लेस हो, देन सॉल्यूशन इज डीजेनरेट। उस केस में सॉल्यूशन को बोलते हैं डीजेनरेट सॉल्यूशन, राइट। इट मीन जो स्टेप 3 में हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन किया था, इसमें देखो क्या पॉजिटिव एलोकेशन एट एनी स्टेज ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो इक्वल टू जस्ट ऑपोजिट होगा। अदरवाइज तो हम यहाँ लिख सकते हैं अदरवाइज, अगर ये लेस देन नहीं है, अदरवाइज में लेस देन नहीं है, अदरवाइज नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन। सो क्लियर है, स्टेप 3 में जो हमने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, इस केस में तो इक्वल टू है, तो इक्वल टू मीन्स ये नॉन डीजेनरेट होगा। सो दैट इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो स्टेप 3 में लिखा है इज नॉन डीजेनरेट। इट मीन दिस सॉल्यूशन इज नॉन डीजेनरेट, राइट। Let's move further. Note number 6. Now there are also transportation table में कुछ loops होती हैं, loops in the transportation table. So what are the loops? तो कर लेते हैं, and
ordered set of at least 4 cells in the transportation table is उसको बोलते हैं set to be loop प्रोवाइडेड। कुछ कंडीशंस है जो ये सेटिस्फाई करे। ऑर्डर सेट कम से कम उसमें 4 सेल पार्टिसिपेट करे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में, उसको हम लूप बोलते हैं। प्रोवाइडेड नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है, एनी टू एडजेसेंट cells of the ordered set either lies in same row, या तो वो सेम रो में होंगे एडजेसेंट सेल्स, और सेम कॉलम, या तो सेम कॉलम में होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, सेम कॉलम। एंड सेकंड कंडीशन इज an even number of at least 4 cells must participate, कम से कम 4 सेल्स होने चाहिए पार्टिसिपेट इन अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप। इट मीन्स लूप में मिनिमम 4 होंगे, इवन है तो 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, सो ऑन कंटिन्यू, जो हमारे पास क्लोज लूप बनेंगी। एंड थर्ड कंडीशन इज ईच रो एंड कॉलम इन द लूप शुड हैव ओनली, या तो प्लस साइन हो, ओनली प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस साइन हो, प्लस और माइनस साइन फॉर ऑक्युपाइड सेल्स। ऑक्युपाइड सेल के लिए या तो प्लस साइन हो या तो माइनस साइन। ऑक्युपाइड सेल भी जहाँ पर हमने एलोकेशन पॉजिटिव एलोकेशन किया, ऑक्युपाइड सेल्स। एंड फोर्थ कंडीशन इज, जो लूप की जो शेप कैसी होगी, क्लोज लूप may or may not be square, या तो स्क्वायर होगी या स्क्वायर नहीं होगी, और कैसी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है शेप में, और मे बी और रेक्टेंगुलर इन द शेप, तो रेक्टेंगुलर होगी शेप में। सो कोई भी लूप ट्रांसपोर्टेशन टेबल में बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें मिनिमम 4 सेल्स हो, इवन 4 हो या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इवन नंबर ही होना चाहिए, 4 6 8 10 इन दिस वे, राइट। और जो उसमें जो लूप में जो रोज और कॉलम जो लूप में आएगी उनमें केवल पॉजिटिव और माइनस साइन हो ऑक्युपाइड सेल्स के लिए। सो दीज आर कंडीशंस फॉर लूप। एंड सेवंथ इज अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड कैसे होती है, तो 2 केसेस बनते हैं यहाँ पर। केस 1, 2 cases rises. Case 1 means when total supply exceeds total demand. total demand means हमारे पास सप्लाई ज़्यादा है, total demand। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देन अ डमी डेस्टिनेशन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज सप्लाई ज़्यादा है। देन अ डमी डेस्टिनेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हम डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, विच absorbs the excess supply, right. Also the cost of shipping for each source to
this dummy destination is assumed to be ज़ीरो। जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग हर एक सोर्स से डमी डेस्टिनेशन पर आएगी उसको हम ज़ीरो सपोज करते हैं। ये केस टू। ये तो है जब टोटल सप्लाई एक्सीड करेगी। दूसरा केस क्या हो सकता है, व्हेन टोटल सप्लाई इज लेस देन, कम हो, इज लेस देन टोटल डिमांड। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम देन तब हम एक डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हमारे पास अब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, देन डमी source is introduced in the ट्रांसपोर्टेशन टेबल। ट्रांसपोर्टेशन टेबल में अब डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, टू मीट आउट द एक्सेस डिमांड, बिकॉज डिमांड ज़्यादा है, एक्सेस डिमांड। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ शिपिंग, जो कॉस्ट ऑफ शिपिंग होगी टू ईच डेस्टिनेशन, टू ईच डेस्टिनेशन इज, इसमें जितने भी कॉस्ट आएगी उसको हम जीरो एक्सपोज करते हैं, एज्यूम टू बी ज़ीरो। सो क्या हो रहा है, सो बिकॉज दोनों केस में क्या होता है, अनबैलेंस्ड होती है प्रॉब्लम। देन टोटल सप्लाई एक्सीड टोटल डिमांड, तो इस केस में डमी डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करेंगे। देन टोटल सप्लाई इज लेस देन टोटल डिमांड, मीन डिमांड ज़्यादा है, तो इस केस में डमी सोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट्स इट। सो कॉस्ट ऑफ शिपिंग चाहे वो डमी डेस्टिनेशन पर हो या डमी सॉरी टू ई सोर्स हो या ईच डेस्टिनेशन होगी, उसको हम जीरो एक्सपोज करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन टेबल, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, राइट। अब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या क्या चाहिए, तो हमने ये सीखा अभी। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन, जब हमारे पास एक प्रॉब्लम दी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन मेथड मीन्स उसको हमने फाइनली जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मीन्स लेटर ऑन हमको क्या करना है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हमको मिनिमाइज करना है। वो कैसे होंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। देर आर 4 रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो। पहला रूल है, जब हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दी होगी सबसे पहले हम प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे और उसका ट्रांसपोर्टेशन टेबल बनाएंगे या ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स बनाएंगे। फॉर्मुलेट मीन्स हम उसको वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे जो मिनिमाइजेशन की फॉर्म में होगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। फिर वहाँ पर कुछ कंडीशंस होगी जिसमें जिनको हम कांस्टेंट बोलते हैं, वो सप्लाई और डिमांड की फॉर्म में होगी, जैसे ए आई और बी आई हमने लिखा था पीछे हमने जब डिफाइन की थी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगी, फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका इनिशियल सॉल्यूशन निकालेंगे। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, BFS बोलते हैं हम। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मीन्स नॉन डीजेनरेट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन क्या होगा, लेस देन रोज प्लस कॉलम माइनस 1, जो ट्रांसपोर्टेशन टेबल में होगा, राइट। इनिशियल सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास कई थ्री मेथड्स है। पहला मेथड है जैसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये पहला मेथड है। दूसरा है लिस्ट कॉस्ट मेथड, ये दूसरा मेथड है लिस्ट कॉस्ट मेथड। तीसरा बोजल मेथड, इसको हम पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं पॉपुलरली, इसका ज़्यादा कॉमन नेम ये है पेनल्टी मेथड, राइट। एंड किसी भी एक से हम निकालेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड और जो इनिशियल सॉल्यूशन होगा एंड वो क्या करेगा, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एंड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। वो क्या कंडीशंस है, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है, द सॉल्यूशन must be
feasible. Feasible means that is it must satisfy all supply and डिमांड कंडीशंस. जो भी सप्लाई और डिमांड कंडीशंस होगी वो सारी ये सेटिस्फाई करेगी. डिमांड कंडीशन नंबर 2, ये तो पहली कंडीशन हुई सॉल्यूशन फिजिबल हो. दूसरा मीन्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1. इस नंबर की इक्वल आ जाए वेयर इसमें जो m आ रहा है, m मीन्स नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल. यूजुअली जो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज होती है वो सोर्सेज होते हैं और नंबर ऑफ कॉलम मीन्स डिमांड्स होती है. ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड. m इज सप्लाई एंड n इज डिमांड्स. द नंबर ऑफ पॉजिटिव मस्ट बी इक्वल टू m प्लस n माइनस 1. दैट इज, इसका मीनिंग ये भी है, दैट इज इनिशियल सॉल्यूशन, जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन है इज नॉन डिजेनरेट, वो नॉन डिजेनरेट हो. क्योंकि पता है व्हेन नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, सो इन दैट केस सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन डिजेनरेट. ये सेकंड स्टेप है. इनिशियल सॉल्यूशन निकाला, वो हमने चेक किया ये नॉन डिजेनरेट है. राइट. थर्ड है, अब इस इनिशियल सॉल्यूशन को हम टेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस. और जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है उसको कैसे होगी वो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, उन दोज ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस आर इवेल्युएटेड बाय मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. मॉडिफाइड, उसके बोलते हैं मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या मोदी मेथड भी बोलते हैं हम. यहाँ से कुछ कंडीशंस होगी ऑप्टिमैलिटी की, उस इनिशियल सॉल्यूशन को हम ऑप्टिमैलिटी के लिए चेक करेंगे. अगर वो ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वही सॉल्यूशन क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑप्टिमल. तो हम स्टॉप करेंगे. अदरवाइज अगर मान लो वो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ये इनिशियल सॉल्यूशन, फिर हम सॉल्यूशन को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे. फिर इम्प्रूव करने के बाद थोड़ा इम्प्रूव कर लिया, हाउ दैट विल बी इम्प्रूव्ड, सो वी विल डिस्कस दैट in modified distribution method in the upcoming lecture. राइट. सो इसको हमने इम्प्रूव किया, फिर हमने सॉल्यूशन को अपडेट किया, फिर से इसी स्टेप को रिपीट किया हमने, स्टेप 3 को. मीन्स फिर से ऑप्टिमैलिटी कंडीशन उस इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन के लिए हमने चेक की. दैट मीन्स अपडेटिंग द सॉल्यूशन. और ये तब तक करेंगे जब तक हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन ना आ जाए. राइट. सो दीज आर द 4 स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स. राइट. अब है ये जो हमारे मेथड थे, हमारे पास 3 मेथड फॉर फाइंडिंग इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन. व्हाट आर द रूल्स एक्चुअली. पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. सो व्हाट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन टेबल. लेट अस सपोज दिस इज ट्रांसपोर्टेशन टेबल्स एंड ऑल्सो सपोज there are 4 columns and 3 rows. राइट. ये जो रोज होती हैं ये हमारे पास सप्लाई है, सप्लाई एट सोर्स 1, सप्लाई एट सोर्स 2, सप्लाई एट सोर्स 3. ये जो कॉलम्स है दीज आर द डिमांड डेस्टिनेशन सेंटर है. लेट अस सपोज इसकी डिमांड B1 है, B2 है, B3 है, B4 है. दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन टेबल. इसमें 3 सोर्सेज हैं, सप्लाई, ये सप्लाई है और ये डिमांड है. So these are horizontal rows are the sources or supply and vertical columns these are the requirements or demands. right. और फिर हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट. राइट. हम क्या करते हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. इस टेबल में एक्चुअली में क्या होता है, साइड वाइज कुछ हमारे पास सोर्सेज हैं, रोज आर ऑलवेज सोर्सेज, कॉलम्स आर ऑलवेज डिमांड. इसके अंदर कुछ लिखा होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ शिपिंग. फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज देयर इज रिटन 100, ऐसे ही सपोज कर लेते हैं. लेट अस सपोज देयर इज 100 इज रिटन इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो इस सेल में आपके पास क्या, इस सेल के लिए हमारे पास सप्लाई A1 है और डिमांड कितनी है B1. तो इट मीन्स कॉस्ट ऑफ शिपिंग
जो कॉस्ट ऑफ शिप कर रहे हैं आपको फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1 इज 100 रुपीज़, 1 यूनिट की कॉस्ट होगी। एज वी नो एक्स आई हमारे पास क्या था, सी आई जी इज द कॉस्ट ऑफ शिपिंग, वो सी आई जी होगी अंदर अंदर टेबल के अंदर जो भी लिखा हुआ दैट इज कॉस्ट ऑफ शिपिंग, और पर यूनिट की कॉस्ट होती है वो, राइट। जैसे इस सेल में कोई कॉस्ट लिखी होगी दैट इज कॉस्ट ऑफ शिपिंग 1 यूनिट फ्रॉम सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 1, इन दिस वे कंटिन्यू, राइट। सो पहला स्टेप क्या है हमारे पास, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में यहीं से स्टार्ट होगा हमारा, इसमें यहीं से स्टार्ट होगा नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। सो हम सेल 1 1 है, इस 1 1 में हम देखेंगे सप्लाई और डिमांड कितनी, इसमें सप्लाई A1 है और डिमांड कितनी है, इसमें हमारे पास सप्लाई A1 है और डिमांड कितनी है, B1 है। तो इन दोनों का हम क्या लेंगे, यहाँ पर जो एलोकेशन करेंगे जिसको हम पॉजिटिव एलोकेशन बोलते हैं, यहाँ जो इसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे एलोकेशन को, इन दोनों का जो मिनिमम होगा, राइट। इन दोनों में कोई भी मिनिमम हो सकता है और डिपेंड करता है हमारे पास सप्लाई और डिमांड की ये वैल्यूज कितनी दी है। तो 3 केसेस राइज होंगे, या तो अगर मान लो यहाँ पर हमने एलोकेशन कर दी A1 इट मीन्स A1 छोटा है, A1 इज मिनिमम। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर मिनिमम लिखेंगे तो A1 मिनिमम होगा। अगर A1 है, इफ A1 है तो हम क्या करेंगे, हम वर्टिकली मूव करेंगे, तब हम यहाँ को मूव करेंगे, तो हम इस सेल को मूव करेंगे, हम मूव करेंगे वर्टिकली टू सेल 2 1, इस सेल को मूव करेंगे, राइट। अगर हमारे पास यहाँ पर जो एलोकेशन की है वो लेट अस सपोज वो B1 की इक्वल आए, इट मीन्स अब B1 स्मॉल है, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है ना B1 स्मॉल, तो हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे टू सेल 1 2, तो उस केस में हम सेल 1 2 को हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, तो ये 1 2 सेल है, 1 2 करेंगे ऐसे ही कंडीशन आ सकता है थर्ड केस, बोथ ऑफ दीज टू आर इक्वल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो मिनिमम कोई भी हो सकता है, उस केस में हम क्या करेंगे डायगोनली इस सेल से मूव करेंगे। ये कौन सा सेल आए, तो यहाँ पर डायगोनली एडजेसेंट जो डायगोनल होगा डायगोनली मूव करेंगे टू सेल 2 2, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये तब होगा जब A1 और B1 क्या होंगे हमारे पास इक्वल होंगे। तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। A1 इज स्मॉल तो ये वाला स्टेप चलेगा, तो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मूव करेंगे। B1 इज स्मॉल हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे, बोथ आर इक्वल तब कोई भी मिनिमम हो उस केस में हम डायगोनली मूव करते हैं, राइट। फिर इन दिस में, और ये स्टेप हमने कब तक करना है, स्टेप 1 और 2 को हम रिपीट तब तक करेंगे जब तक हम साउथ ईस्ट कॉर्नर में ना पहुंच जाए। साउथ ईस्ट कॉर्नर मीन्स हॉरिजॉन्टली वर्टिकली डायगोनली मूव करते करते अल्टीमेटली हमने यहाँ पर पहुंचना है, राइट। दिस इज साउथ ईस्ट कॉर्नर, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर पहुंचना है। फिर बहुत सारी एलोकेशन जो होगी, जो एलोकेशन की होगा हम उनको सर्कल से डिनोट करेंगे, जो भी एलोकेशन हमने की, राइट। सो इसके अकॉर्डिंग दी वेरी सिंपल मेथड है, और यहाँ तक करेंगे जितने भी एलोकेशन उनको हम काउंट करेंगे, फिर उसकी हम उस इनिशियल सॉल्यूशन को हम चेक करेंगे वेदर दैट इज डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट, राइट। मीन नंबर ऑफ पॉजिटिव एलोकेशन, जैसे इस केस में रोज और कॉलम, रोज प्लस कॉलम -1 कितना होगा, रोज हमारे पास 3 है, कॉलम 4 है -1, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये नंबर देखते हैं पॉजिटिव एलोकेशन 6 की इक्वल है या 6 से कम है। इक्वल है तो क्या हो जाएगा नॉन डीजेनरेट, अगर ये डिफरेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा डीजेनरेट सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सो हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, आइदर डायगनली, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, देन वी विल कंटिन्यू इन दिस वे टिल वी रीच द साउथ ईस्ट कॉर्नर, मीन्स इन द सेल, जैसे इस वाले केस में क्या होगा साउथ ईस्ट कॉर्नर, दिस इज थर्ड रो, फोर्थ कॉलम, 3 4 एंट्री, 3 4 सेल है ये, दिस सेल इज 3 4, राइट। सो दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। इसमें एक चीज आएगी, उसमें नोट लिख रहा हूँ मैं नोट के फॉर्म में, इफ ड्यूरिंग द process of making एलोकेशन, जो हम इस कॉर्नर मेथड से एलोकेशन कर रहे हैं, पॉजिटिव एलोकेशन कर रहे हैं, मेकिंग एलोकेशन एट अ पर्टिकुलर सेल, सप्लाई इक्वल्स डिमांड। अगर मान लो सप्लाई और डिमांड आपस में इक्वल है, सप्लाई इक्वल्स डिमांड, देन
next allocation of magnitude 0 can be made in cell either in next रो, या मीन्स वर्टिकली जैसे हम जा रहे थे 2 1 सेल को नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम, जैसे हम हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं मीन्स वर्टिकली, और नेक्स्ट रो मीन्स वर्टिकली एंड नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम मीन्स हॉरिजॉन्टली, राइट। जब ये इनका मीनिंग डायगोनली भी हो सकता है, दिस कंडीशन को बोलते हैं हम, दिस कंडीशन इज called as इस कंडीशन को बोलते हैं degeneracy, right? So this we have to check when we are applying northwest corner method, right? Second method for finding initial basic feasible solution is a लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसमें भी क्या होगा, लीस्ट कॉस्ट मेथड में भी क्या होगा हमारे पास, इन दिस वे दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन टेबल और मैट्रिक्स, जिसमें 3 रोज हैं 4 कॉलम हैं, ये डिमांड B1 B2 B3 B4 और सप्लाई 3 सोर्सेज हैं A1 A2 A3, राइट। लीस्ट कॉस्ट मेथड एज वी नो, जो इस कॉस्ट इस टेबल के अंदर जो लिखा होता है वो कॉस्ट होती है, राइट, कॉस्ट पर यूनिट फ्रॉम ईच सोर्स टू ईच डेस्टिनेशन। इस केस में पहला स्टेप क्या है, लिस्ट कॉस्ट मेथड, नाम से लग रहा है आइडिया, पूरे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हम चेक करेंगे विच इज द लोएस्ट कॉस्ट इन द एंटायर ट्रांसपोर्टेशन टेबल। पहले तो हमने चेक करनी है वो लोएस्ट कॉस्ट क्या है। जैसे जनरली मैंने सपोज किया, लेट अस सपोज लोएस्ट कॉस्ट इज इन सेल आई जे कोई भी हो सकता सेल, इफ I is 1 J is 2 तो सेल 1 2 होगा, 1 रो मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड, तो यहाँ होगा IG, सो जनरली IG, लेट अस सपोज IG इज हियर, राइट। यहाँ तो आइडिया हमारे को वैसे है ना, ये IG क्या है, दिस इज एक्चुअली 1 2, दिस इज एक्चुअली 1 2, ये तो हम जनरली ले रहे हैं। अब डिपेंड करता है हाउ मेनी सोर्सेज एंड हाउ मेनी डेस्टिनेशंस आर इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल, राइट। सो पूरे ट्रांसपोर्टेशन टेबल में हमने लोएस्ट कॉस्ट देखी, फिर वहाँ पर हमने क्या करना है, उनका मिनिमम निकालना है, मिनिमम AI और BI का। यहाँ भी 3 केसेस वैसे ही आएंगे, या तो अगर वहाँ पर एलोकेशन जो मैंने करनी है जिसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे, लेट अस सपोज XI इक्वल टू AI, तो यहाँ अगर हम यहाँ पर एलोकेशन AI भी कर सकते हैं, जिसको हम AI भी कर सकते, जिसको हम सर्कल से, तो हमने पॉजिटिव एलोकेशन कर दी AI यहाँ पर, प्रोवाइडेड AI इज मिनिमम ऑफ मंग AI एंड BJ। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्रॉस आउट करेंगे आइदर, अगर AI की इक्वल लिखा हमने तो हम क्या करेंगे, ith रो जैसे यहाँ पर A1 है तो A1 को करेंगे, ith रो को हम क्या कर देंगे, क्रॉस आउट कर देंगे, और BJ जो है यहाँ पर जो BJ था इसको हम AI से डिक्रीज कर देंगे। सेकंड ऑप्शन ये भी आ सकता है कि हमारे पास जो इन दोनों का मिनिमम वो BJ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एलोकेशन क्या होगी, इसके बजाय तो यहाँ पर एलोकेशन, यहाँ पर जब एलोकेशन BJ भी हो सकती है तो उसको हम सर्कल से डिनोट करते जो भी एलोकेशन होगी, इस केस में हम क्या करेंगे, jth कॉलम को क्रॉस आउट कर देंगे और AI को हम डिक्रीज कर देंगे, अब AI बड़ा था उसको डिक्रीज कर देंगे BJ से, राइट। ऐसा भी हो सकता है दोनों आपस में इक्वल है, AI इज इक्वल टू BI, उस केस में क्या करेंगे हम, या तो ith रो को क्रॉस आउट करेंगे या और jth कॉलम। क्रॉस आउट मीन्स, क्रॉस आउट का मीनिंग, अगर मान लो ith रो क्रॉस आउट हो गई, लेट अस सपोज A1 क्रॉस, फर्स्ट रो क्रॉस आउट होगा, फर्स्ट रो क्रॉस आउट मीन्स सप्लाई एट सोर्स 1 इज एग्जॉस्टेड, टोटल एग्जॉस्ट होगी, दैट मीन्स क्रॉस आउट, राइट। फिर हम इसको हम नेक्स्ट जब हम पूरी ट्रांसपोर्टेशन टेबल में फिर से हम चेक करेंगे लोएस्ट कॉस्ट, इसको हम उसके लिए काउंट नहीं करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स अगर jth कॉलम क्रॉस आउट होगा, इट मीन्स डिमांड एट jth कॉलम, जिसे हम BJ बोल रहे हैं, jth कॉलम इज मीट आउट, उसकी जितनी डिमांड थी उसको मिल गई, फर्दर बोलेगा नहीं। सो हम क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये सारे स्टेप 1 और स्टेप 2 को हम रिपीट करना है until all the supply and demand conditions are satisfied means all the supplies are exhausted and all the demands
एट ऑल द डेस्टिनेशन सेंटर्स आर मीट आउट, राइट. सो ये रूल है इसके अकॉर्डिंग. दिस इज लिस्ट कॉस्ट मेथड. दिस इज द इजिएस्ट वन टू फाइंड द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. फिर हम पॉजिटिव वैल्यूएशन सारी चेक करेंगे, वेदर दोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज प्लस कॉलम -1. इक्वल हो गई तो नॉन डिजेनरेट, नॉट इक्वल हो गई तो डिजेनरेट सॉल्यूशन बन जाता है. फिर फाइनल जो थर्ड मेथड हमारे पास आता है दैट इज पेनल्टी मेथड. दिस इज अनदर मेथड फॉर फाइंडिंग इनिशियल सॉल्यूशन. ये सारे मेथड इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हैं. सो दिस इज द थर्ड मेथड फॉर फाइंडिंग इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. इस केस में हमारे पास क्या होगा, वैसे ये ट्रांसपोर्टेशन टेबल होगा. Let us suppose there are 3 sources having supply A1, A2 and A3, and there are 4 destinations having their demand B1, B2, B3, B4. पेनल्टी मेथड नाम से लग रहा आइडिया. हम क्या करते हैं इस केस में, इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ट्रांसपोर्टेशन टेबल. मोस्ट प्रोबेबली दिस इज गिवन, द सप्लाईज डिमांड्स ऑल आर गिवन. So transportation table or transportation matrix is some 99% given, right? So first of all we will find penalties for each row and each column. उनको हम साइड वाइज लिखेंगे टेबल के. जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पेनल्टी, पेनल्टी यहाँ पर लिखेंगे. हर एक रो के लिए हमने पेनल्टी निकाली. इस रो के लिए भी इट मीन देयर विल बी 3 रो पेनल्टीज, और यहाँ भी लिखेंगे पेनल्टी, पेनल्टी कॉलम पेनल्टी निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे उनको कॉलम पेनल्टी. देयर विल बी 4 कॉलम पेनल्टीज फॉर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम. तो टोटल पेनल्टीज हमारे पास कितनी होगी, 7. 4 आ रही है रो से और 4 आ रही है कॉलम से. 7 पेनल्टीज होगी. उन पेनल्टी को हम निकालेंगे कैसे, पेनल्टी जैसे फर्स्ट रो की पेनल्टी निकाल रहे हैं, यहाँ पर 4 कॉस्ट लिखी होगी. हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट. सबसे छोटी और उससे थोड़ी उससे नेक्स्ट वाली छोटी जो होगी उनका डिफरेंस निकालेंगे. उनका जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, राइट. तो ये था पेनल्टी निकालने का तरीका. तो हमारे पास 7 पेनल्टीज हो गई इन दिस वे. सम टाइम और पेनल्टी कैसे निकालेंगे, जैसे सेकंड रो में हम 2 कॉस्ट चेक करेंगे, स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट. सम टाइम द स्मॉलेस्ट एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट पेनल्टीज आर इक्वल. तो उस केस में हम क्या करेंगे, तब पेनल्टी क्या लिखेंगे, इफ स्मॉलेस्ट elements in any row or column. अगर मान लो स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट कॉस्ट या एलिमेंट या कॉस्ट बोलो, एनी रो और एनी कॉलम आर इक्वल. अगर मान लो इक्वल होगी तब तो क्लियर है, देन पेनल्टी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. देन पेनल्टी इज टेकन टू बी 0. ऐसे भी हो सकता है ना, स्मॉलेस्ट और नेक्स्ट स्मॉलेस्ट दोनों 2 2 हो गई, 3 3 हो गई, 4 4 हो गई, 0 0 हो गई. तो उस केस में डिफरेंस तो हमने निकालना है, नेक्स्ट और स्मॉलेस्ट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट. तो पेनल्टी क्या हो जाएगी, 0. तो हमने इस केस से ऐसे तरीके से हमने पेनल्टीज निकाल दी फॉर ईच रोज एंड ईच कॉलम्स. तो फिर हमारे पास जैसे इस केस में 7 पेनल्टीज होगी. फिर हमने 7 पेनल्टी में क्या चेक करना है, द लार्जेस्ट पेनल्टी. उन 7 पेनल्टीज में जो हमने निकाली थी स्टेप 1 में, उनमें जो लार्जेस्ट पेनल्टी है उसको चेक करना हमने. मान लो लार्जेस्ट पेनल्टी आ रही है, लार्जेस्ट पेनल्टी इज ऑफ सेकंड रो ये है. फिर हम लार्जेस्ट पेनल्टी अपन चेक कर ली 7 की 7 में. फिर लार्जेस्ट पेनल्टी सेकंड रो में, फिर सेकंड रो में हम देखेंगे स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है. सेकंड रो में जो स्मॉलेस्ट कॉस्ट होगी वहाँ हम मिनिमम निकालना. लेट अस सपोज CIJ इज द स्मॉलेस्ट कॉस्ट. वो कहीं भी हो सकती है, इन दोनों में कहीं भी, जो डिपेंड करता है. लार्जेस्ट पेनल्टी चेक की, लार्जेस्ट पेनल्टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो या कॉलम होगी, कॉलम में भी हो सकती है लार्जेस्ट पेनल्टी. तो उसके अकॉर्डिंग जो अगर रो है तो इन, जैसे इसमें अगर सेकंड रो है तो यहाँ पर देखेंगे हम स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है, या सेकंड कॉलम है तो इन तीनों में देखेंगे स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है. लेट अस सपोज मिनिमम इज AIBJ. तो इसके अकॉर्डिंग हम जो भी इन दोनों का मिनिमम होगा जो यहाँ पर एलोकेशन करेंगे, राइट. लेट अस सपोज दिस इज CIJ स्मॉलेस्ट कॉस्ट और AI और BJ का मिनिमम. अगर AI और BJ में मिनिमम AI है तो यहाँ पर एलोकेशन हम AI करेंगे, राइट. उसको हम सर्कल से डिनोट करते हैं. या ऐसा भी हो सकता है AI और BJ में BJ मिनिमम है तो यहाँ पर हम एलोकेशन क्या करेंगे, BJ, जिसको भी हम सर्कल से डिनोट करेंगे. यहाँ पर एलोकेशन कर दी. फिर हम क्रॉस आउट करेंगे आइदर ith रो और jth कॉलम. ith रो ये तब होगा जब AI मिनिमम होगा. ith रो को क्रॉस आउट कर दिया मीन्स सप्लाई एट सोर्स 1 इज एग्जॉस्टेड या सप्लाई एट ith रो इज एग्जॉस्टेड. दिस इज इन सेम मैनर एज
वी हैव डिस्कस्ड इन द लीस्ट कॉस्ट मेथड। या तो हम ith रो को क्रॉस आउट करेंगे या तो jth कॉलम को। फिर कर लिया, क्रॉस आउट कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, देन वी विल फाइंड अगेन द पेनल्टीज फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम एक्सेप्ट द क्रॉस आउट। जो क्रॉस आउट होगी उनकी हम पेनल्टी नहीं निकालेंगे। लेट अस सपोज सेकंड रो इज क्रॉस आउट, तो हम पेनल्टी आएगी केवल फर्स्ट और थर्ड रो की, और कॉलम सभी की आएगी। फिर हम हमारे पास 6 इस तरह से 6 पेनल्टीज आ जाएगी उस तरह से। फिर उनमें चेक करेंगे हम सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, किस रो या किस कॉलम में आ रही है। लेट अस सपोज दैट इज कमिंग इन कॉलम, उस कॉलम में जो कॉस्ट होगी मिनिमम लेंगे। फिर से हम वैसे ही एलोकेशन करेंगे। मीन स्टेप 2 को बार बार हम रिपीट करेंगे टिल all the supply and demand conditions are satisfied, means all the supplies are exhausted and all the demands are meet out। ये वैसे ही क्रॉस आउट करेंगे हम, बार बार हम पेनल्टीज निकालते जाएंगे, बार बार हम सभी रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी में लार्जेस्ट चेक करेंगे। उस लार्जेस्ट के कॉलम जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम आ गया, उसमें हम स्मॉलेस्ट कॉस्ट को चेक करेंगे। उस कॉस्ट पर कितनी सप्लाई, उस कॉस्ट जो डिपेंड करता किस सेल में है, उसमें कितनी सप्लाई रह गई है, कितनी डिमांड्स है, कितनी सप्लाई रह गई है, कितनी डिमांड्स और मीट आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका मिनिमम लेंगे। राइट, ये चलता जाएगा जब तक सारी ये कंडीशंस सेटिस्फाइड ना हो जाए। नाउ क्वेश्चन राइजेस, जब क्वेश्चन आएगा तो हमको तो एक ही मेथड करना, आइदर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड और पेनल्टी मेथड। सो विच मेथड वी शुड prefer over any other? So here is going to write here note the penalty method, जो भी लास्ट वाला मेथड है, for finding initial basic feasible solution is preferred over other two methods because reason है because it gives an initial solution which is very close to ऑप्टिमल, या तो वेरी क्लोज होगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, और इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इटसेल्फ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इटसेल्फ। कैसे लगा आइडिया? दैट पेनल्टी मेथड इज प्रेफर्ड ओवर अदर टू मेथड। वी विल see it through the example in the next lecture, right? Then we will come to know that जब हम पेनल्टी मेथड से करेंगे, वहाँ पर जो इनिशियल सॉल्यूशन से जो हमारे को कॉस्ट आएगी, तो उसको अगर हम ऑप्टिमेटिक कंडीशन के लिए चेक करेंगे, जो मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होगा वहाँ से चेक करेंगे, तो हमारे पास आपके पास क्या होगा, ऑलमोस्ट या तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन खुद ही होगा अपने पास, ऑलमोस्ट दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन इटसेल्फ, या तो क्या होगा वेरी वेरी क्लोज टू ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई दिस पेनल्टी मेथड इज preferred for finding initial basic feasible solution, right? So friends, what we have learned in this lecture, we come to know that what are the transportation tables। हमको transportation table में क्या क्या चाहिए, we need some sources, we need some destinations, we need the cost of shipping, we need the number of unit to be shipped, right? Accordingly we have objective function that is in the form of minimum transportation cost, and then certain restrictions or conditions based on supply and demand. Then we come to know that what are the loops, what are the unbalanced transportation table, what are the positive allocations, what is degeneracy, non-degeneracy, right? And then what are the steps for finding overall optimal solution of the transportation table. Then how to find the initial solution by a northwest corner, least cost method or a penalty method, all we have discussed today, right? So this is all about this lecture. Thank you.